हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि प्राइम 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के बारे में। हिंदी का ये एक मैराथन वीडियो है और इस वीडियो में हम हिंदी से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। ये सभी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें भी हिंदी पूछी जाती हैं उसके लिए ये हिंदी का वीडियो है और उन सभी एग्जामों में आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया। तो ए ऑप्शन है 14 सितंबर 1948, बी ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, 14 दिसंबर 1948 और डी ऑप्शन है 14 दिसंबर 1949। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को बनाया गया। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त की गई। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय परिवार की भाषाओं को केतुम और शतम वर्ग विभाजन किस विद्वान ने किया था। ए ऑप्शन है बूलर, बी आस्कोली, सी ग्रियर्सन और डी स्टुअर्ट। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी आक्स कोहली। क्या हो जाएगा आक्स कोहली। तो देखिएगा भारतीय परिवार का भारतीय परिवार की जो भाषाओं का केतुम और शतम वर्ग के विभाजन में आक्सकोहली ने किया। यह विभाजन के ध्वनि के आधार पर किया गया और केतुम और शतम वर्ग की भाषाओं का निम्न विवरण है। जैसे शतम वर्ग में कौन कौन से आते हैं, 4 भाषाएं आती हैं, भारत, ईरानी, आर्य, बोल्टो और साल्विक, तीसरा आर्मीनी और चौथा आल्बीनी। केतुम वर्ग में कौन कौन से आते हैं, केतुम वर्ग में 6 भाषाएं आते हैं, जार्मनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट और इटालिक। ये सभी क्या आते हैं भारतीय भाषा के शतम और केतुम वर्ग की भाषाएं हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत की संपर्क भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, नेपाली। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा हिंदी। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है और हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 के अनुसार राजभाषा की दर्जा प्राप्त है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। ए अवधी, बी मैथिली, सी बघेली और डी छत्तीसगढ़ी। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी मैथिली पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, अपितु यह बिहारी हिंदी की बोली है। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियां आती हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हिंदी में स्वरों की संख्या है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 15, बी सी ऑप्शन है 14 और डी ऑप्शन है 11। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। हिंदी में स्वरों की संख्या है। तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी है। तो हिंदी में वर्णमाला में के वर्णों की संख्या 52 है। व्यंजनों की संख्या 11 सॉरी 33 है और स्वरों की संख्या 11 है।
अब आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है मात्रा उच्चारण के आधार पे स्वर के कितने भेद हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 3 ऑप्शन। कितने होते हैं, मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है और वो कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। मात्रा के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के अंतर्गत 3 भागों में बांटा गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है निम्न में शुद्ध वर्तनी शब्द है। ए कालिदास, बी भास्कर, सी कैलाश और डी अमावस्या। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है, देखिए, अमावस्या इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी अमावस्या, ये शुद्ध है और बाकी अशुद्ध है। कैसे अशुद्ध है, देखिएगा कैलाश में यहाँ पे जो तालव्य स है ये कौन सा होना चाहिए, दंत स होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, दंत स। इस भास्कर में क्या होना चाहिए, यहाँ भी दंत स। ये कालिदास में ये छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, ठीक है, ह्रस्व ई की मात्रा होनी चाहिए। तो इस आधार पे ये सब गलत हैं और अमावस्या सही है, ये शुद्ध वर्तनी है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए आविष्कार, बी विरिहणी, सी परिशिष्ट और डी कालिदास। तो बताइएगा इन सभी में से कौन सा अशुद्ध है। तो इसमें कौन सा अशुद्ध है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा बी ऑप्शन अशुद्ध है। क्या होना चाहिए, विरिहणी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शुद्ध के लिए विरहिणी, विरहिणी, ह पे छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए तब ये शुद्ध होगा, बाकी सब शुद्ध है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए मैं आपकी सुगमता पर मुग्ध हूँ, बी है मैं आपके सौंजन्य पर मुग्ध हूँ, सी ऑप्शन है मैं अपनी सुजन्य पर मुग्ध हूँ और डी है इनमें से तीनों वाक्य अशुद्ध है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं मतैक्य में संधि है। ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी आयादि संधि और डी यण संधि। तो बताइएगा इसमें कौन सी संधि हो जाएगी। तो मतैक्य में ना वृद्धि संधि हो जाएगी, बी ऑप्शन वृद्धि संधि। क्योंकि जब ए का मात्रा रहेगा तो क्या होगा, गुण संधि, ए का मात्रा रहेगा तो वृद्धि संधि। ठीक है, जब फर्स्ट वर्ण के बाद सेकेंड वर्ण क्या हो, आधा मिले तो क्या होगा, यण संधि। और आयादि में क्या होता है, इसमें ना आयादि में तीसरा वर्ण जुड़ता है पहले और दूसरे से। ठीक है, इस आधार पे बांटा गया है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा निर्धन का संधि विच्छेद होगा। निर्धन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बताना है हमको निर्धन का संधि विच्छेद। देखिए निह प्लस धन, तो इस ऑप्शन देखिएगा और इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है निर्धन का सही विच्छेद क्या होगा। तो होगा निह प्लस धन, निर्धन का संधि विच्छेद। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वरी किसकी पर्यायवाची शब्द है। ए धरती, बी पत्नी, सी पार्वती और डी मैना। तो बताइएगा ईश्वरी किसकी पर्यायवाची शब्द है। तो हमको ईश्वरी का पर्यायवाची बताना है। तो ये ईश्वरी पार्वती की पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, पार्वती की। और पार्वती का और क्या पर्यायवाची शब्द होता है, अर्पणा होता है, अंबिका होता है, आर्या होता है, उमा होता है, गौरी होता है, गिरजा होता है, भवानी होता है। ये सब क्या है, ये पार्वती के पर्यायवाची हैं। धरती का पर्यायवाची क्या होता है, तो धरती का पर्यायवाची होता है वसुधा, भू, भूमि, धरा, जमीन, धूल, धल, थल, भूतल। अब देखिएगा और क्या, मैना का पर्यायवाची, तो मैना का पर्यायवाची हो जाएगा प्रिया, जोरू, घरवाली, गृहिणी, भार्या, वामा, कांता, ये सब पत्नी की पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए तो
इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12वें का सी पार्वती। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आकर्षण शब्द में उपसर्ग है। आकर्षण, उप मतलब उ मतलब पहले उ आता है कि उपसर्ग या प्रत्यय, दो होता है ना, उपसर्ग या प्रत्यय। उ सबसे पहले रहता है, तो ये मतलब पहला क्या जुड़ा है? आकर्षण। तो आकर्षण में स्टार्टिंग में क्या जुड़ा है? उपसर्ग क्या है? तो आकर्षण में उपसर्ग है आ, क्या हो जाएगा? आ। बी, आकर्षण में कर्षण होता है, आ प्लस कर्षण, इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? आ। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? चंद्रमुख में समास है। ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय और डी द्वंद्व। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा कर्मधारय समास। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्रमुख में कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए देखिएगा, इसमें जिसमें ना उपमेय और उपमान होता है और विशेष विशेषण और विशेष होता है। जब हम उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। कर्मधारय में समास में उत्तर पद प्रधान होता है और इस समास में विशेष और विशेषण होता है और उपमेय और उपमान मिलकर बनते हैं, तो वहां पे क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, जल शब्द है। ए योग ऋण, बी ऋण, सी यौगिक और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऋण शब्द। देखिएगा ऋण क्या होता है? ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पे अलग अलग अर्थ ना निकले तो क्या होता है? ऋण होता है। यौगिक क्या होता है? ऐसे शब्द जिसको तोड़ने पे दोनों का अलग अलग अर्थ निकले, वहां पे होता है यौगिक। ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पे क्या हो, तीसरे तीसरे के बारे में बताए, वहां पे क्या होता है? योग ऋण होता है। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। ए ऋण यौगिक योग ऋण, बी विकारी अविकारी, सी एकार्थी अनेकार्थी समानार्थी विलोम और डी तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो बताइएगा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद क्या है? तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे चार भेद होते हैं। कौन से? तत्सम तद्भव देशज और विदेशज। ये क्या है? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे ये क्या होते हैं? तत्सम तद्भव देशज विदेशज। ये सब क्या है? शब्द के भेद हैं। किसके आधार पे? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा एक बार हम इन सभी ऑप्शनों के बारे में जान लें। तद्भव का मतलब, तत्सम का मतलब है जो संस्कृत से हूबहू आया हो वो क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। और जो समय दर समय बदलने के हिसाब से उसमें कुछ शब्द संस्कृत के शब्दों में विकृतियां उत्पन्न हो जाती है, वो क्या कहलाता है? तद्भव। विदेशज क्या होता है? जो विदेशी भाषा के शब्द और हिंदी में ऐसा प्रयोग होने लगे कि उसकी वो उसका पता चले कि ये भारत का भाषा हो, वो क्या कहलाता है? विदेशज। और देशज क्या होता है? जिसकी उत्पत्ति का कोई अता पता ना हो और ये ग्रामीण इलाकों में बोला जाता हो, वो क्या कहलाता है? देशज शब्द। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? परिश्रम शब्द है। ए ऋण, बी यौगिक, सी योग ऋण और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी परिश्रम यौगिक शब्द है। परिश्रम का यौगिक शब्द क्या है? परि प्लस श्रम, मतलब जिस जिस काम के लिए कुछ हमको पैसा मिले, परि मतलब धन मिले, चाहे कुछ हमको उसके उपलक्ष्य में मिले, ऐसा काम जिसको करने पे हमको कुछ प्राप्त हो, वो क्या होता है? परिश्रम कहलाता है। और ये यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है? यौगिक शब्द। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, हरि का अनेकार्थी शब्द नहीं है। हरि का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो ए घोड़ा, बी पक्षी, सी तोता और डी शिव। तो हरि का बताइएगा कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो बी तोता नहीं है। अनेकार्थी शब्द तोता नहीं है। हरि का अनेकार्थी शब्द घोड़ा होता है, तोता होता है, शिव होता है, पक्षी नहीं होता है। तो ठीक है। और हरि का और भी अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा?
घोड़ा, तोता, शिव, हाथी, विष्णु, पहाड़, सिंह, बानर, सर्प, यमराज, ये सब हरि का अनेकार्थी शब्द है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है पत्राचार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बताइएगा। ए ऑप्शन है चर चार, बी ऑप्शन है आचार, सी ऑप्शन है आर और डी ऑप्शन है आचार। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो पत्राचार में आचार प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आचार प्रत्यय। और प्रत्यय कहाँ लगता है? वाक्यांश के शब्दांश के लास्ट में, अंतिम में, शब्दांश के अंतिम में जुड़ता है। क्या होता है वो? प्रत्यय कहलाता है। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है। इस संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के हो जाएंगे? तो 3 प्रकार के, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। बट हिंदी में कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। कितने? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो ए 3, बी 4, सी 2 और डी 1। तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। कितने? सी ऑप्शन सही है, 2। कौन सा? एक वचन और बहुवचन। एक वचन वही संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हिंदी के कुल हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? ए 10, बी 12, सी 6 और डी 11। तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी 11। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11। भेद कितने हैं सर्वनाम के? तो 6। तो देखिएगा हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। जो कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह वह, सो, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये सब क्या है? हिंदी के सर्वनाम है। और इनके भेद कौन कौन से हो जाएंगे? तो पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये सब क्या है? इसके भेद हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है मेरा कुत्ता काला है वाक्य में काला शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो ए प्रविशेषण, बी विशेष विशेषण और सी सर्वनामिक विशेषण और डी अंतर विशेषण। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी विधेय विशेषण। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा विधेय विशेषण। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वाक्य टहलना शब्द क्या है? ए पूर्वकालिक क्रिया, बी सहायक क्रिया, सी क्रियार्थक संज्ञा और डी नाम नामबोधक क्रिया। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी क्रिया क्रियार्थक संज्ञा। तो क्या हो जाएगा? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वाक्य में टहलना क्या है? क्रियार्थक संज्ञा है। वह संज्ञा जो संज्ञा के साथ साथ किसी क्रिया या क्रिया का ही अर्थ देती है क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे कहना, खाना, सोना, ये सब क्या है? टहलना, ये क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मैंने पुस्तक पढ़ी वाक्य में वाच्य है ए भाववाच्य, बी कृतवाच्य, सी कर्मवाच्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी कर्मवाच्य। देखिएगा मैंने पुस्तक पढ़ी, ये क्या है? कर्मवाच्य है। और क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वाक्य में क्रिया का प्रयोगकर्ता या भाव के अनुसार हुआ है उसे वाच्य कहते हैं। और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाच्य के 3 भेद हैं। वह वाक्य में क्रिया का लिंग एवं वचन कर्ता के अनुसार हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। जब वाक्य क्रिया में लिंग वचन कर्म के अनुसार हो तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है। तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फटाफट किस प्रकार का अव्यय है? ए परिणामवाचक, बी रीतवाचक,
सी कर्म संबंधवाचक और डी समुच्चय बोधक। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा रीतिवाचक। फटाफट, रीतिवाचक शब्द है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की संख्या बहुत अधिक है। ऐसे क्रिया विशेषण प्रायः निम्नलिखित अर्थ आते हैं, जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, मानो, धीरे, अचानक, स्वतः, परस्पर, यथाशक्ति, फटाफट। ये सब क्या है? रीतिवाचक है। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कुछ लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। वाक्य में कुछ शब्द क्या है? सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, अव्यय। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा विशेषण। क्या है? कुछ क्या है? विशेषण शब्द है। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दरवाजे पर कोई खड़ा है। वाक्य में कोई शब्द है। ए संख्यावाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम और डी निजवाचक सर्वनाम। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं और उसी में ये एक अनिश्चयवाचक होता है जिस शब्द से क्या हो, किसी किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में अनिश्चितता प्रकट हो, वहां पे क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। कोई शब्द से क्या पता चल रहा है? जिस निश्चित नहीं है कि कौन है। ठीक है। तो इस आधार पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वाक्य का प्रकार एक प्रकार नहीं है। ए सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी उपवाक्य। क्या है? ये वाक्य का एक प्रकार नहीं है। ठीक है। वाक्य का ये प्रकार नहीं है। जबकि सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य ये वाक्य प्रकार हैं। ठीक है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किसी वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना कहलाता है। ए वाक्य रचना, बी उपवाक्य, सी वाक्य रूपांतरण और डी वाक्य संयोजन। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाक्य रूपांतरण। किसी वाक्य के दूसरे प्रकार से वाक्य में परिवर्तन करना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरित होना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है कहलाता है। ए वाक्य, बी शब्द, सी उपवाक्य और डी विशेष। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए वाक्य। अब आइए अगला क्वेश्चन देख